बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, इससे पहले हमारे लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने इक्विलिब्रियम को, केमिकल इक्विलिब्रियम को, उसकी टाइप्स को, डायनामिक, स्टैटिक, तमाम इक्विलिब्रियम्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि केसी एक्सप्रेशन है उसको हमने डिस्कस किया, उसके कुछ फार्मूलाज थे उसको हमने डिस्कस किया। केसी एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाती है, केसी यूनिट कैसे निकाला जाता है, वो हमारे लास्ट लेक्चर में इसके डिटेल दी गई है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है असल में केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। अब हमारे पास केसी की कांस्टेंट, केसी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी यहाँ पे। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं केसी की अहमियत के, कि हम केसी की अहमियत किस तरह पता कर सकते हैं या हमें केसी की अहमियत का कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उन दो पॉसिबिलिटीज़ में पहली जो है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, के किसी भी रिएक्शन की सिमत पता कैसे की जा सकती है। केसी को इस्तेमाल करके, केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे पता कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से पता की जा सकती है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है कि हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई। हाइड्रोजन आयोडाइड बनने के बाद हमारे पास जो इस रिएक्शन का जो केसी वैल्यू आई हमारे पास वो थी केसी इज इक्वल टू 57.0, 700 केल्विन पर, 700 केल्विन पर हमारे पास केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए, हाइड्रोजन और आयोडीन से बनने वाला हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन, इसके बदले में जो हमारे पास केसी की वैल्यू आई वो थी 57.0। अब बात करते हैं एक चीज़, केसी हमारे पास आ गई, दूसरी इसमें इस्तेमाल की जाएगी कि अगर आप डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो केसी के साथ आपको क्यूसी का भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्यूसी क्या है, क्यूसी को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, देखिए रिएक्शन कोशेंट असल में बेसिकली इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, जस्ट ये समझने वाली बात है कि रिएक्शन कोशेंट हमारे पास वो चीज़ है कि जब आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन की वैल्यूज़ दी गई हों, उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी भी रिएक्शन की वैल्यूज़ दी गई हों, रिएक्टेंट्स की अलहदा वैल्यूज़ हों और प्रोडक्ट्स की अलहदा वैल्यूज़ हों, और फिर वो आपसे कहे कि आप क्यूसी को फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे कि क्यूसी की जितनी भी वैल्यूज़ दी गई होंगी उस केमिकल रिएक्शन में, आप वो क्यूसी वाली एक्सप्रेशन में पुट करके उसके अंदर से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो कैसे होगा ज़रा देखें, क्यूसी रिएक्शन कोशेंट है बेसिकली, हमारे पास सेम यही रिएक्शन है। असल में केसी की वैल्यू हमें पहले दे दी गई 57.0। अब हमने करना क्या है, क्यूसी की वैल्यू से उसको कंपेयर करना है। कंपैरिजन के बाद हम बता सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि केसी है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट के लिए हमने इसकी वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं वो है, हमारे पास हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू दी गई है वो है 0.10, 0.10 हमारे पास है जी हाइड्रोजन के लिए वैल्यू, और आयोडीन के लिए जो वैल्यू दी गई है वो है 0.20, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके लिए वैल्यू दी गई है 0.40। तो अब हमारे पास जैसे केसी की एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसी तरह से ही हमने क्या करना है, क्यूसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ले लेना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। अच्छा, बाद में हमने ये लास्ट में भी हमने ये बात की थी, यहाँ पर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है या कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है उसके साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोई भी कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो केसी एक्सप्रेशन में या क्यूसी एक्सप्रेशन में वो कोशेंट उसकी पावर बन जाती है। देखिए ये यहाँ पे इसका कोशेंट था, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की वो पावर बन गई। तो हमारे पास ये पावर बन गई, हमने यहाँ पर सारी इक्वेशन बना ली। तो हम बनाने के बाद हमने सबकी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर दी, सबकी वैल्यूज़ डालने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो केस क्यूसी का 8.0।
अब इस 8.0 को इस Kc वाले 57.0 से कंपेयर करेंगे, तब जाके हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे बता सकते हैं, उसके लिए ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट वो ये कहता है कि इफ QC लेस देन Kc, अगर वो कहता है कि QC की वैल्यू Kc से कम आ जाती है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर QC की वैल्यू Kc से कम आ जाती है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, मतलब आगे की सीमत होगा। हुआ ये कि हमारे पास QC की वैल्यू क्या आ गई, छोटी, Kc की वैल्यू आ गई बड़ी, तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके बना रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ QC ग्रेटर देन Kc, अगर इस तरह फर्ज करें कि कभी QC की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है, QC की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए तो हमारे पास रिएक्शन फिर रिवर्स डायरेक्शन में होगा। हमारे पास रिएक्शन फिर कैसे होगा कि जो प्रोडक्ट होंगी वो दोबारा टूट कर या दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना रही हैं। वो हमारे पास क्या बना रही हैं जी, रिएक्टेंट बना रही हैं। अब आगे की बात करें जो कि लास्ट वाली पॉइंट है, तो हमारे पास लास्ट जो कंडीशन है वो ये है कि इफ QC इज इक्वल टू Kc, अगर वो कहते हैं कि QC हमारे पास Kc के बराबर आ जाती है, अगर QC Kc के बराबर आ जाती है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा बराबर स्टेट में, बराबर स्टेज में, बराबर कंसंट्रेशन में वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और दोबारा से रिकम्बिनेशन हो रही है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं और रिएक्टेंट फिर से प्रोडक्ट बना रहे हैं और QC और Kc की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास जो ये स्टेट है या जो भी केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। तो ये थी पहली शर्त, जो पहली पॉसिबिलिटी कि हम Kc को इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम रिएक्शन की हद कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन किस हद तक आगे बढ़ चुका है या किस हद तक अभी रहता है, तो हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये चीज़ बताएगी। अब इसमें भी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर आपके पास Kc की वैल्यू लार्ज आ जाती है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अगर फर्ज करें कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके पास QC ना दी जाए, फिर आप Kc से उसकी एक्सटेंट पता कर लेना, डायरेक्शन तो पता नहीं हो सकेगी लेकिन आप उसकी एक्सटेंट पता कर लेना कि उसकी रफ्तार या उसकी हद कहाँ तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक हमारे पास रिएक्शन चल चुका है। तो अगर पहली कंडीशन में वो ये देखते हैं कि Kc की वैल्यू अगर लार्ज आ रही है तो लार्ज वैल्यू में होगा ये कि जब भी हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज आएगी तो याद रखिएगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट तकरीबन रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो इसकी Kc की वैल्यू आई 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻²22, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी। अगर Kc की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ रही है तो याद रखिएगा कि अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरी रीज़न या दूसरी कंडीशन ये है कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाता है कि जिसमें आपके पास Kc की वैल्यू स्मॉल आ जाती है तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर। तो अब ये रिएक्शन है कि अमोनिया इसने क्या किया, टूट कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गई। तो इसके कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई Kc की वो है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ माइनस, जवाब माइनस में आ रहा है। देखें पावर माइनस में है तो हमारे पास ये वैल्यू होगी किसमें, स्मॉल में, तो ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी। तो स्मॉल वैल्यू के साथ ही यहाँ पर ये कंडीशन वाज़ेह हो जाती है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की अगर छोटी आ जाती है तो हमारे पास अभी रिएक्शन स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी हमारे पास रिएक्शन स्टार्टिंग पॉइंट पर है, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, या तो वो टूट कर बनाना शुरू कर रहे हैं रिएक्टेंट, या फिर रिएक्टेंट मिलकर आपस में अभी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अभी रिएक्शन का बिल्कुल
स्टार्ट है, जिसकी वजह से Kc की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ही छोटी आ गई। अब अगली बात ये करते हैं कि नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, मतलब कि अब छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, मॉडरेट है, नॉर्मल जिसे आप समझ लें। तो नॉर्मल वैल्यू में क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू में बेटा ये होगा, देखें बच्चे कि अगर ये रिएक्शन है N2O4 का तो ये बना रहा है NO2, तो इसके लिए जो Kc की वैल्यू आई है वो 0.211 आई है। तो ये ना ही ज्यादा बड़ी है ना ही ज्यादा छोटी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सेम वही बातें हैं जैसे हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में पता की थी, वहां पर तो दो चीजों का कंपैरिजन था, यहां पर आप उनकी वैल्यूज को देखकर मवाजना या अंदाजा कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में दो चीजों का मवाजना था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आप डायरेक्ट उसकी वैल्यूज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या अभी स्टार्ट हो रहा है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। अगर वैल्यू है ज्यादा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अगर वैल्यू है कम तो अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, अगर वैल्यू है मॉडरेट नॉर्मल, ना ही बड़ी है ना ही छोटी है, तो हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आज का ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है और आज का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 10th क्लास की उसका चैप्टर नंबर 1 भी एंड हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।